राजा, तुम्हारा पत्र। मैंने अपने बैरे को आवाज लगाई। उसे मेरी बात पर विश्वास ही आया। उसने वहीं से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों साहब, मजाक का भी आपको यही मेरे काम का समय मिला। मेरा पत्र आप वहीं से ही पढ़ दीजिए। मैं एक क्षण उसके भोले मुस्कुराते चेहरे को देखता रहा, फिर मैंने उसका पत्र पढ़ा। माँ बीमार है, तुरंत आओ। मधुर। इतना सुनते ही राजू एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर विषाद झलकने लगा। उस पर ये परिवर्तन देख सहज जिज्ञासावश मैंने पूछा, क्यों राजा, ये मधुर कौन है और किसकी माँ बीमार है? तुमने अब तक कभी इनके बारे में नहीं बताया। राजू अपने स्कार्फ से खेलता हुआ फीकी मुस्कान से बोला, साहब, मेरे जीवन में बताने लायक था भी क्या? मैं तो अपने माता पिता का नाम तक नहीं जानता। हाँ, ये जरूर भले से जानता हूँ कि मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई और एक दिन एक साहब मुझ में न जाने कौन सी खूबी देख मुझे अपने साथा घर ले गए। वो घर मेरी आशा के अनुकूल था, मेरे सपनों का संसार था। वहाँ एक निसंतान महिला थी जिनका परिचय मुझे मेरी माँ के रूप में दिया गया। हाँ, वे सचमुच माँ थी। मैं उनके सामीप्य में भूल ही गया कि मैं अनाथ था। कई नौकरों के होते हुए भी दिल के संपूर्ण वात्सल्य से मेरे सारे दैनिक कार्य खुद ही पूरे करती थी। मुझे सारे वे सुख प्राप्य थे जो एक माँ से मिलते हैं। मैं ध्यानपूर्वक राजू के चेहरे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर से बच्चों सा भोलापन निरीह कातरता में बदलता जा रहा था। वो एक क्षण चुप रह अपनी हथेलियों की ओर देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुरा कर बोला, पर साहब, विधाता मेरे हाथों में इस सुख की लकीरें ही खींचना भूल गया था। सपनों का संसार अभी बसने भी ना पाया। वो समय आया जो मेरे सौभाग्य सूर्य को दूर उड़ा के ले गया। माँ कई वर्षों बाद सच्चे अर्थों में माँ बनी। मेरा प्रतिद्वंदी बन मधुर उनकी गोद में आया। ओह, सब कितने खुश थे। उस दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी आयोजित थी। उस पार्टी में मेरा ध्यान उन मेहमानों पर गया जो मेरी ओर संकेत कर मेरा मजाक उड़ा कह रहे थे, आप इस छोकरे को जानते हैं? वो बेचारा रमी के खेल का 53वां पत्ता है। जब इच्छित पत्ता नहीं होता इसे लगाया जा सकता है, लेकिन इच्छित पत्ता मिल जाने पर मैं अपनी कम उम्र में भी सब कुछ समझ चुका था। मैं रुआंसा सा सीधा माँ के पास पहुँचा जो अपने नवजात को गोद में लिटाए उसका सर सहला रही थी। मैंने उन्हें पुकारा। मेरी आवाज सुन वे चौंक गई। अपने बच्चे को दूर लिटा मुझसे बड़े स्नेह से पूछा, क्यों राजू, तू इस तरह कांप क्यों रहा है? उनके स्नेहिल स्वर से मेरा बांध टूट गया। मैंने उनसे रोते हुए कहा, माँ, क्या सच में अब मेरी हैसियत रमी के जोकर जैसी हो गई? मेरा काम खत्म और मैं दूध की मक्खी। इसके आगे सुनने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे बरबस अपने गले लिपटा बोली, तेरे कान आज जरूर किसी ने भरे हैं पगले, ऐसा भी कहीं होता है? मेरा सारा रोष आंसुओं में बह निकल गया। फिर भी माँ का स्नेह सदा मेरे लिए उलझन ही बना रहा। मैं कभी निर्णय नहीं कर पाया कि वो वास्तविक स्नेह ही है या मात्र लोकाचार। इतना कह राजू एक क्षण को रुक गया, फिर सिगरेट सुलगा धुएं का एक बड़ा गुबार बाहर फेंक आगे कहना प्रारंभ किया, हाँ, मधुर के आने के बाद साहब का व्यवहार स्पष्ट ही था। उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे खुद को उदार दानी सहृदय कहलाना पसंद करते थे। फिर भी मैं वह घटना नहीं भूल पाता जब उन्होंने अपने सारे मुखौटे फेंक मेरी माँ को मेम साहब बना दिया। मेम साहब, इन शब्दों के साथ राजू के चेहरे पर उत्तेजना के चिन्ह दिखाई देने लगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ो भी राजू, आज क्यों उत्तेजित हो रहे हो? जो बीत गया उसे भूलना ही श्रेयस्कर है। मेरी बात सुन। राजू के चेहरे से उत्तेजना लुप्त हो गई। वह सहज मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर साहब, भूलना श्रेयस्कर भले हो लेकिन सहज नहीं। उत्तेजना तो वह साहब लोगों का शौक है, अपना नहीं। फिर मैं भी वह घटना क्रम कब भूल पाया। एक शाम स्कूल से बहुत प्रसन्न लौटा था। परीक्षा में सर्वप्रथम जो आया था। घर आते ही मैंने माँ के गले में हाथ डाल उनको उनका मौत दिलवाने का वादा याद दिलाया। हाँ, उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। उन्होंने तुरंत मौत ऑर्गन मंगवाया, किंतु एक नहीं दो, दूसरा उनके बेटे मधुर के लिए।
जब मैंने बड़े आग्रह से मंगवाए माउथ ऑर्गन को एक बार भी मुंह से नहीं लगाया, तो वे मेरी ईर्ष्या की भावना को समझ मुझे बहलाने का प्रयास करने लगी। राजू, तू तो पूरा बुद्धू है, तू समझता क्यों नहीं? मधुर और तू मेरे जीवन के दो पहिए हो, अतः जरूरी है दोनों पहियों में सामंजस्य भी जरूरी है ना। उनकी बात मैंने रोष से काट कहा, माँ, मैं अपने जीवन में किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकता हूँ। माँ, मैं दूसरा पहिया सामंजस्य नहीं रख सकता है, बेहतर है वो यही टूट जाए, बिखर जाए। साहब जाने कब से मौन खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। मेरे रोषित स्वर से वर्षों से बंधा धैर्य तीखे स्वर में फूट पड़ा। नमकहराम, जो मैं कहना नहीं चाहता था तू वही सुनना चाहता है, तो सुन। मधुर से तेरी क्या बराबरी, तेरा स्थान तो उन मेरे नौकरों की श्रेणी में है जिनकी जुबान साहब मेम साहब कहते कभी नहीं थकती। मैंने माँ की ओर देखा, जो सजल आंखों से मेरी ओर ही देख रही थी। धीमे से मुस्कुरा, अभ्यस्त नौकरों की तरह मेरा हाथ अपने सिर की ओर उठा और मेरे मुंह से निकला, सलाम मेम साहब। राजू ने अपनी भीगी पलकें पोंछ गले के रुमाल को कसकर बांधते हुए बात को आगे बढ़ाया। हाँ, इस घटना के बाद मैं राजा से राजू बटला बन गया। बटला बैराई, किंतु इसके बाद भी मेम साहब का व्यवहार पूर्ववत स्नेहिल ही बना रहा, किंतु सिर्फ अकेले में। अन्य लोगों की उपस्थिति में वे भी मेरे अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मधुर और साहब से निरंतर अपमानित होकर भी ममता से बंधा मैं सब सहता ही रहा। अपनी ओर से शिकायत का कोई मौका ही नहीं देना चाहता था। आखिर एक दिन अकेले में मेम साहब, हाँ, मेम साहब ने मुझे स्पष्ट ही कह दिया, राजू, क्या तुम में जरा भी गैरत स्वाभिमान नहीं है? खुद मैंने भी कितनी तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुम पत्थर ही बने रहे। तुम में भले स्वाभिमान ना हो, लेकिन मुझ में तो है। तुम मेरा स्नेह हो, मैं तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकती। लेकिन जहाँ मेरा बस ही नहीं, वहाँ मैं क्या करूँ? तुम सब छोड़ यहाँ से चले जाओ। निरंतर अपमान की ज्वाला में अपने साथ मुझे भी मत जलाओ। राजू यह कहते हुए रुक सा गया, फिर एक ठंडी श्वास ले बोला, साहब, मारे और रोने भी न दे, शायद इसे ही कहते हैं। आखिर मैं पराया ही ठहरा। उन्होंने अपनेपन का सुंदर आवरण दे मुझे विदा कर ही दिया। आगे राजू और भी कुछ कहता, इसके पूर्व ही मैंने उसे समझाते हुए कहा, राजू, जीवन अपने आप में एक बंधन है। इसमें बंधे इंसान को उसकी इच्छा अनिच्छा जाने बिना ही अपनी भावुकता की तराजू में तौल के अपराधी ठहराना उसके साथ न्याय नहीं है। जाओ राजू, जैसे भी है आखिर तुम्हारे है, जाओ, मिल तो आओ ही। मेरा अपनत्व भरा आग्रह राजू टाल न सका। जल्दी लौटने का वादा कर चुपचाप चला भी गया। जब वह लौट कर आया, अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। आते ही झूमता सा कहने लगा, साहब, मुझे आज की छुट्टी चाहिए। आज मेरे पास मेरी मेम साहब आ रही है, मेरी माँ आ रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा, वे मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझसे कहा गया था कि वे अचेत है, पर नहीं, वे तो मेरे इंतजार में थक के सो गई होंगी। मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने कराह कर आंखें खोल ली। मुझे अपने से लिपटा कर कहने लगी, राजू, मेरे बच्चे, तू आ गया। पगले, पहले कितनी बार तूने मुझे साथ चलने को कहा, पर तू नहीं जानता, वो माँ नहीं मेम साहब थी। मेम साहब, जिसे अपनी ममता से अधिक अपनी मर्यादा की चाहत थी। तू अक्सर कहता था न कि मेम साहब, मुझे कोरी मीठी बातों से मत बहलाओ। आज तुझे कोई भुलावा नहीं दूंगी। ले, आज अपना सब कुछ तुझे ही देती हूँ। उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाल कीमती गहने और कागज मेरे हाथों पर रख दिए। मैंने हाथ में ले सारे परिवार की ओर निहारा। सभी का मौन स्वीकृति का लक्षण था। तभी मेरे मन में एक निश्चय जगा। मैंने जाने किस प्रेरणा से उनका दिया सब कुछ आगे बढ़ मधुर के हाथों पर रख दिया और माँ की ओर उन्मुख होकर कहा, माँ, बंटवारा हो गया। माँ, तुम मेरे हिस्से में, अब चलो मेरे साथ। माँ तीव्र वेदना में भी जोर से हंस पड़ी। साहब की ओर गर्वित दृष्टि से देख बोली, देख लिया, मैं ना कहती थी कि मैं मेरे राजू को अच्छी तरह जानती हूँ। ले राजू, आज मैं तेरी पुरानी जिद पूरी करती हूँ। मेरी वजह से तू अकारण
भी जलता रहा है न, अब मुझे जलाकर अपनी तसल्ली कर लेना। सहसा कार रुकने की आवाज से राजू चौंका और वे आ गई। कहता हुआ तेजी से कार की ओर भागा। मेरे कदम बरबस ही उस ओर बढ़ गए। मैंने देखा राजू एक बीमार महिला को कंधे का सहारा देकर कार से उतार रहा है और वे उतरते ही राजू के कंधे पर हाथ रख कह रही है, देख राजू, मैं आ गई न। हाँ, वे आ गई थी, लेकिन प्राणों ने श्री का साथ छोड़ दिया था। राजू निर्जीव देह उठाए उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके ओठ बुदबुदा रहे थे। हाँ, तुम आ तो गई। मेरे हाथ बरबस उस स्नेहमयी के प्रति श्रद्धा से जुड़ गए और आंखें सजल हो गई। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।